नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे हिंदी की प्रमुख संधि और उदाहरण, जिसको हमने आधार बनाया है कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण को और हरदेव बहारी की व्याकरण पर आधारित पुस्तक को। तो हमने कोशिश की है कि अक्सर परीक्षाओं में संधि से संबंधित उदाहरण पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद पूछे जाते हैं। तो मूल किताबों के आधार पर क्यों नहीं हम एक बैठक में उन उदाहरणों को देख लें, लक्षणों को देख लें। कई बार लेंदी या नए तरीके के प्रश्नों को तैयार करने के लिए संधियों की विशेषताएं बतलाते हुए या फिर उनके जो लक्षण हैं उनको बतलाते हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी एंगल से हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आत्मीयता के दृष्टिकोण से अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद अपनी कॉपी पर लिखेंगे भी जो नए तथ्य मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आज का वीडियो लेक्चर फला एग्जाम के लिए। जितनी भी परीक्षाओं में आप बैठने जा रहे हैं, यहाँ की टेट की भी बात करें, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता संबंधी जितने भी एग्जाम हैं, सबके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलते हम देखते हैं कि सबसे पहले संधि किसे कहते हैं। आमतौर पर आपने कहीं न कहीं किताबों में पढ़ा ही होगा या बचपन के दिनों में, खासतौर से 8वीं तक की पढ़ाई किए होंगे या 9वीं 10वीं में जब आप पढ़े होंगे तो उस जमाने में भी संधि पढ़ाई जाती थी और कई अच्छे अध्यापक होते थे जो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, समझा देते थे। हालाँकि वर्तमान समय में अब वैसे अध्यापक कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम ध्यान देते हैं कि संधि को लेकर किताबों में क्या परिभाषा दी गई है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास-पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो अक्षर जब पास-पास आते हैं, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर किया गया कि संधि और संयोग में अंतर है। क्या अंतर है? संयोग में अक्षर जैसे के तैसे रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन संधि में उच्चारण के नियमानुसार दो अक्षरों के मेल में उनकी जगह कोई भिन्न अक्षर हो जाता है। यानी जब दो अक्षर पास पास आते हैं तो सिर्फ आते ही नहीं है, बल्कि एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है और जो संधि होती है उसके माध्यम से एक भिन्न अक्षर का निर्माण होता है और साथ में शब्द भी निर्मित होता है। तो कुल मिलाकर सामान्य रूप में आप जाने तो दो वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक, और उससे एक कोई नया शब्द बनता है। ठीक, आगे देखा जाए तो संधि तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सवाल पूछा जाए, मान लीजिए सवाल पूछा जाता है तो बहुत आसान सवाल होगा, फिर भी अपने दिमाग में आप रखिए कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जब हम वर्णमाला इत्यादि पढ़ते हैं वहां भी स्वर को पढ़ते हैं, व्यंजन को पढ़ते हैं। यानी जिन दो वर्णों की बात की जा रही है वो स्वर और व्यंजन ही वर्ण है जो आपस में मिलते हैं और फिर एक नया अक्षर बनता है और ये अक्षर फिर शब्द में बदलते हुए नया शब्द बना देता है। ठीक, अब जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, दो स्वरों के पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस अवतार, क्या हो गया? रामावतार। ठीक, तो यहाँ पर अ और अ मिलकर क्या हो गए? आ हो गए। इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। दो वर्ण जब आपस में पास पास में मिलते हैं तो एक भिन्न वर्ण तैयार होता है या अक्षर तैयार होता है, तो वो संधि के अंतर्गत है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि दो वर्णों में संधि होती है, उनमें से पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, तो उनकी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत ईश, जगदीश, जगत नाथ, जगन्नाथ। प्रिय विद्यार्थियों,
जहां लक्षणों को आपको तो ध्यान रखना ही है, साथ में उदाहरणों पर बहुत ही एकाग्रता के साथ आपको फोकस करना है कि कहां पर कैसा परिवर्तन हो रहा है, कैसा विकार उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि एग्जाम में जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो बहुत वहां पर कंफ्यूजन सा होने लगता है कि आखिरकार हमें पूरा मालूम होता है कि फला शब्द बन रहा है, लेकिन उन दोनों शब्दों में जो आखिरी वर्ण है, मतलब आखिरी और शुरुआत के वर्ण, वो कौन से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए जगन्नाथ, हम जान रहे हैं कि इसमें व्यंजन संधि है, लेकिन इसमें जगत अंत में त होगा कि अंत में न होगा, इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन होने लगता है उस समय जब विकल्प दे दिए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो विच्छेद हुआ है उनको भी आपको ध्यान में रखना है, वर्णों को ध्यान में रखना है जो यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये त का द कैसे हो गया, ये सभी लक्षण है, लेकिन हमें अगर इतना भी हम ध्यान रखते हैं कि जगत ईश जगदीश हो गया, ठीक, इतना भी हम अगर त के बाद अगर कोई स्वर आया तो वो त का तीसरा वर्ड हो जा रहा है, द हो जा रहा है, ये तो हम बहुत ज्यादा जान रहे हैं, लेकिन कम से कम अक्षरों को आपको देखना है। मैं यही करना चाह रहा हूं कि देखिए कि कैसे कौन से अक्षर हैं, तो उनका नया जो शब्द बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है। विसर्ग संधि का यहाँ पर बताया गया कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तप, धनवन, तपोवन, नि, धन, अंतर, निरंतर। ठीक है, जो ये प्लस शब्द का प्रयोग किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होता है। हम लोगों की तरफ अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर धन ही बोला जाता है। ठीक है, तो मैं धन का ही प्रयोग करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। तो ये देखिए विसर्ग लगा हुआ है और वन शब्द है और ये फिर मिलकर बन गया तपोवन। यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, अंतर है, बन गया निरंतर। अब ये कैसे बन रहे हैं, सब नियम के अनुसार बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें शब्दों को ध्यान देना है। यहाँ पर मान लीजिए आप एग्जाम में जाएंगे तो कुछ में विसर्ग लगा रहेगा, कुछ में विसर्ग नहीं लगा रहेगा, कुछ में हलंत लगा रहेगा, कुछ में कुछ लगा रहेगा। आप ऐसे विकल्पों को देखे होंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम संधि को देखते हैं। पहले हम बात करेंगे स्वर संधि के ऊपर। स्वर संधि में भी कई तरीके की संधियां हैं। 5 संधियों की बात की जाती है, जिसमें पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। ठीक, तो इसमें यही बताया गया कि कोई भी स्वर हो, वो अपने स्वर का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाएगा। चाहे वो अ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो। ठीक है, तब अपने का क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यदि 2 सवर्ण यानी सजातीय स्वर पास पास आवे तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। अब यहाँ पर तमाम तरीके से इसको देखने का प्रयास किया गया है कि जब अ और आ मिले तो क्या होगा, ई और ई मिले तो क्या होगा, इसी टाइप से पूरा दिया गया है। तो हम क्या फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे शब्दों के ऊपर। बाकी लक्षण आप जान गए कि इसमें क्या होगा, अपने का दीर्घ हो जाएगा, चाहे वो अ हो, ई हो, ऊ हो, कुछ भी हो, वो दीर्घ हो जाएगा जब संधि होगी तो। लेकिन हमें फोकस करना है, जैसे यहाँ पर कल्प, अंत, कल्पांत, परम, अर्थ, परमार्थ, रत्न, आकर, रत्नाकर, कुश, आसन, कुशासन, रेखा, अंश, रेखांश, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, महाआशय, महाशय, वार्ता, आलाप, वार्तालाप। ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जाम में आप जाएंगे तो वार्ता प्लस लाप लिख दिया जाए। ठीक है, वार्त प्लस आलाप लिख दिया जाए। इस तरीके से फंसाने की पूरी कोशिश कुल 4 विकल्पों में की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए वार्ता आलाप। इसी तरीके से एक शब्द है एकालाप। जब हम वार्तालाप करते हैं तो इसमें एक से अधिक लोग होते हैं, और जब हम एकालाप करते हैं तो उसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं, तो देखने में लग रहा है कि हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन हम एक बंद कमरे में खुद से भी बात कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी बातें वो तमाम विद्यार्थी सुन रहे होंगे जिनके लिए ये कक्षाएं उपयोगी लग रही होंगी। तो इसी तरीके से शब्दों को, लक्षण तो आप जान गए कि भाई वो दीर्घ हो जाएगा, अपने अपने प्रकृति का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। लेकिन शब्द कैसे बने, क्योंकि हो सकता है जैसे कल्पांत दिया है तो इसको दे दे कल्पा,
अंत, ठीक है। किसी तरीके से भी रचना यहाँ पर कर दे, लेकिन आपको जानना है कि जो शब्द टूट कर बन रहा है उसमें सार्थक शब्द कौन कौन से हैं, कैसे ये शब्द निर्मित हुआ है, इसको भी आपको बहुत ही एकाग्रता के साथ देखना है। उम्मीद है कि जिस की पॉइंट के तरफ मैं आप सभी का ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, धीरे धीरे जैसे हम इस संधि प्रकरण को पूरा करेंगे, आपके दिमाग में बातें सही आ जाएंगे कि हाँ, इन चीजों पर हमें फोकस करना है, क्योंकि पूरी तैयारी करने के बावजूद भी विकल्प जब हम देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को इस पूरे वीडियो लेक्चर में दूर करना है। अब इसे आ गया गिरि प्लस इंद्र, गिरीन्द्र, अभि इष्ट, अभीष्ट। अब मान लीजिए आप तैयारी किए हैं, बढ़िया तैयारी की है, लेकिन एग्जाम में एक ऑप्शन ये भी दे दिया और एक ऑप्शन ये भी दे दिया और एक बड़ी वाला ऑप्शन दे दिया, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इष्ट में ये इष्ट लगा है, अभी में ये अभी लगा है कि क्या लगा है। अब 4 ऑप्शन यहाँ पर बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अभी के बाद ई जो है ह्रस्व वाली ई है, तो आप तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे कि अभिष्ट मतलब अभी प्लस इष्ट, अभिष्ट। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है, ध्यान में नहीं आता है कि बड़ी की मात्रा थी, यहाँ पर बड़ी ई थी या छोटी ई थी, क्या था, तो कंफ्यूजन होने लगता है। अब इसे गिरि शब्द कैसे लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा ध्यान देना है। इंद्र, गिरीन्द्र हो गया। कवि, ईश्वर, कविश्वर। कपि, ईश, कपीश। तो ध्यान देना कि ईश में बड़ी की मात्रा है, ठीक है। इसी चीज पर मैं ज्यादा आप सभी का ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने संधि पहले नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। सतीश, सती धन ईश, सतीश, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग विकल्प में इस तरीके से भी आ जाए, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे कि सती है और फिर ईश है, सतीश हो गया। जानकी प्लस ईश, जानकीश। मही धन इंद्र, महींद्र, ठीक है। हो सकता है कि मान लीजिए ऐसे एक दे दे ऑप्शन, ये भी दे सकता है महाधन इंद्र, यहां पर तब दूसरी संधि हो जाएगी, लेकिन मही धन इंद्र, महींद्र। देवी धन इच्छा, देवीच्छा, ठीक है। जितने भी लोगों का नाम है उसमें भी कोई न कोई संधि है। संधि पढ़ते हुए आप सभी अपने नामों के संधि विच्छेद को भी देखिए कि आखिरकार उसमें क्या है। भानु उदय, भानुदय, भानु पर छोटा उ की मात्रा है और उदय में छोटा उ है। मान लीजिए आप एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें इस तरीके से भी दे दे, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो शब्द तो बना देंगे आप भानुदय, लेकिन आपका विच्छेद क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और कई बार जो अभ्यासरत नहीं रहते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो गलतियां कर देते हैं। विधु उदय, विधुदय। सिंधु उर्मी, सिंधुर्मी। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप जानते हैं कि उर्मी में बड़ा ऊ है, तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो इसको इस तरीके से भी ऑप्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसको लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे याद है कि 1-2 बार परीक्षाओं में जब हम खुद परीक्षार्थी के तौर पर बैठते थे तो वहां पर कंफ्यूजन होने लगता था। तो ध्यान देना कि उर्मी, ठीक है, उर्मी में बड़ा ऊ है, तब ये क्या हो गया, सिंधुर्मी। इसी तरीके से लघु उर्मी, लघुर्मी। भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व। भूधन ऊर्जित, भूर्जित, ठीक है। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ऊर्जा, अगर ऊर्जा ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ऊर्जा में हमेशा बड़ा बड़ी ऊ है, ठीक है। इसी तरीके से भू उद्धार, भूद्धार। वधु, वधु उत्सव, वधुत्सव, ठीक। बहुत शब्दों को आप पकड़ लेंगे, कुछ जगहों पर आपको फोकस करना है। अन्य उदाहरणों को अगर हम देखें तो उत्तम अंग, उत्तमांग। अद्य अवधि, अद्यवधि। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग ढंग का है यहाँ पर, अद्यावधि नहीं हुआ, अद्यावधि। धन अर्थी, धनार्थी। दैत्य, दैत्य अरि, दैत्यारी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामावतार के बारे में हमने पढ़ाई। देह अंत, देहांत। वेद अंत, वेदांत। शरण अर्थी, शरणार्थी। सत्य अर्थी, सत्यार्थी। ये सब तो इजी इजी है। सूर्य अस्त, सूर्यास्त।
कुशासन, कुशासन, पुस्तकालय, देवालय, रामाधार, धर्मात्मा, परमानंद, परमात्मा, परमावश्यक, हिमालय, शरणार्थी। ये सभी संधि विच्छेद आप आराम से कर सकते हैं, या फिर समझ भी गए होंगे कि इसमें कैसे इसका विच्छेद होगा। ठीक, जहां पर टर्निंग पॉइंट है उसके तरफ मैं जरूर ध्यान ले जाऊंगा। विद्यार्थी बहुत ही पॉपुलर ये उदाहरण रहा है। अगर दीर्घ संधि की बात करें, मायाधीन, कदापि, ठीक है, कदा अपि, कदापि, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है। व्यवस्था अनुसार, व्यवस्था अनुसार, विद्याध्ययन, दीक्षांत, दीक्षांत समारोह खूब होते हैं, तो दीक्षा, दीक्षा का अंत हो गया दीक्षांत। आज्ञा अनुपालन, आज्ञा अनुपालन, देखिए कैसे यहां पर हो रहा है, वर्षांत, विद्यानुराग, ठीक, आत्मानंद, गदाघात। अब देखिए यहां पर गदाघात है, तो बोलने के लिए हम लोग कई बार बोलते हैं बहुत आघात लगा, लेकिन शब्द क्या है, आघात है। इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि विकल्प में आपके गदा और अघात भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि ये आघात शब्द है। वार्तालाप के बारे में हमने बताया है, महात्मा, ठीक है। अब जैसे यहां पर है अतिईव, अतीव, ठीक है। अब मान लीजिए विकल्प में एक बड़ी मात्रा भी यहां पर दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें छोटी मात्रा ही, अतीव, अभीष्ट, मुनीन्द्र, रविंद्र। कई बार हम सभी रविंद्र, कई लोगों का नाम हम देखते हैं गलत ही वो लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, लेकिन क्या है ये, रविंद्र, रवि इंद्र। प्रतीति, प्रतीति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, प्रतीति, ठीक है। प्राची, प्रतीति, आपने शब्दों को सुना होगा। क्षिति इंद्र, क्षितीन्द्र, ठीक है। इसी तरीके से शब्द है यति इंद्र, यतीन्द्र, यतीन्द्र मिश्र करके साहित्यकार भी हैं। कपीश, कपीश, गिरीश, क्षितीश, अधीश्वर, परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। आप खूब तैयारी करके गए और ये नहीं जान पाए कि यहां पर बड़ी मात्रा है, यहां पर विकल्प में इच्छा ऐसे भी रह सकती है। परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नोट करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा में संधि विच्छेद क्या है, परि, इच्छा, परीक्षा। वारिश, ठीक है। महती इच्छा, महती इच्छा, ये तो सही है। महींद्र, जैसा कि हमने बतलाया। देवी इच्छा, देवी इच्छा। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, ठीक है। तो कई बार हम सभी शब्दों का ध्यान तभी देते हैं जब एग्जाम इत्यादि में बैठने जाते हैं या फिर हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। व्यवहारिक रूप में तो हम सभी शब्दों का खूब गलत प्रयोग करते हैं, खूब गलत लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम तो एग्जाम होता है, वहां पर व्याकरण ही काम में आएगा। जैसे रजनी ईश, रजनीश, महीश, ठीक है, लक्ष्मीश, नदीश, गौरीश, पृथ्वीश्वर, श्रीश। अब बहुत लोगों के नाम भी रहते हैं इसी तरीके से, तो अपने नामों के संधि विच्छेदों को भी देखिए आप। अब जैसे यहां पर फंसने वाला आ जाएगा गुरुपदेश, गुरुपदेश। आप देख रहे हैं कि यहां पर छोटा उ की मात्रा, एग्जाम में गुरु ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है यहां पर प्रिय विद्यार्थियों। इसीलिए हमने संधि को पढ़ाने का प्रयास किया कि आप टर्निंग पॉइंट को समझिए, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बड़ा उ की मात्रा है कि छोटा उ की मात्रा है। तो क्यों नहीं पहले ही आप ध्यान दीजिए। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, यहां पर बड़ा उ की मात्रा हो गया। भानुदय, विधुदय, सुक्ति, यहां पर देखिए सुक्ति में बड़ा उ पहले, सु पे बड़ा उ की मात्रा है, फिर उक्ति है, सुक्ति। साधुपदेश, देखिए कैसे विच्छेद हुआ है, साधु उपदेश, साधुपदेश।
धातुष्मा, उष्मा में आप देखिए कि बड़ा ऊ है, नहीं तो एग्जाम में आपको छोटा ऊ भी दिख सकता है। ठीक है, धातुष्मा। सिंधूर्मी, बहूर्ध, बहूर्ज, लघूर्मी, भानूर्ध। तो ये सभी शब्द जैसे बने हुए हैं, इनका विच्छेद जो है उसको जरूर ध्यान रखें। वधु उपालम, वधुपालम, वधु उत्सव, वधुत्सव। स्वयंभू उदय, स्वयंभूदय। चमुत्तम, चमुत्तम। तो ये सभी शब्द बने हुए हैं। ठीक। भूर्ध्व, भ्रूर्ध्व। बस थोड़ा थोड़ा अंतर है यहाँ पर, एक जगह डंडा र भी लग गया है और एक जगह नहीं लगा हुआ है। पितृऋण, पितृण। मातृऋण, मातृण। भ्रातृद्धि, भ्रातृद्धि, बल्कि भ्रातृद्धि। तो ये सभी स्वर संधि के सब उदाहरण थे और ये सभी उदाहरण मूल किताबों से हमने लिया हुआ है और इसी उम्मीद के साथ लिया है कि ये सभी उदाहरण आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे और जहां पर हमने ध्यान दिलाया शब्दों को कि कहां पर छोटा शब्द है, कहां पर बड़ा शब्द है, यानी कहां ह्रस्व है, कहां दीर्घ है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब बात करते हैं गुण संधि के ऊपर। गुण संधि में आप देखेंगे कि इसकी खास विशेषता है कि ए, ओ और अर, इसके जब भी संधि होती है तो इसमें ए की मात्रा लग जाती है या ओ की मात्रा लग जाती है या अर का उच्चारण होता है उसमें। तो पूरा बताया गया कि यदि अ या आ के आगे ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, उ या ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं और री रहे तो अर हो जाता है। और इस विकार को, इस परिवर्तन को गुण संधि कहते हैं। तो लक्षण तो हमने देख लिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ए ओ अर जिसमें लगा हुआ है वो गुण संधि है। दीर्घ का तो आप पता कर लिए कि भाई उसमें सभी अपने मूल का दीर्घ हो जाते हैं। यहां पर ए ओ अर हो रहा है। अब हमें शब्दों पर फोकस करना है। देव इंद्र, देवेंद्र। सुर ईश, सुरेश। महा इंद्र, महेंद्र। आपने देखा कि जब मही इंद्र हो रहा था तो महेंद्र हो रहा था, आपने ऊपर देखा था। यहां पर महेंद्र, रमा ईश, रमेश। चंद्र उदय, चंद्रोदय। समुद्र उर्मी, समुद्रोर्मी। आप देख रहे हैं यहां पर अंतर हो जा रहा है। समुद्र उर्मी, उर्मी तो वही है एकदम, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का भी उर्मी आपको देखने को मिल सकता है। समुद्रोर्मी हो गया। इसके बाद जैसे महा उत्सव, महोत्सव। महा उरु, महोरु। तो यहां पर ध्यान देना है, उरु में ऊ की मात्रा है, क्योंकि छोटा उरु भी एकदम से तैयार है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ध्यान देंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सप्त ऋषि, सप्तर्षि। और आगे यहां पर महाऋषि, महर्षि। तो ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। अब जैसे कुछ अपवाद भी है, अपवादों से कई बार सवाल आते हैं। स्व, ईर, स्वर। ठीक है, स्व, ईर, स्वर। अक्ष, उहिनी, अक्षौहिणी। आप देख रहे हैं यहां पर कुछ ज्यादा परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। अक्षौहिणी, पहले तो न काड़ा हो जा रहा है यहां पर, और आप देख रहे हैं कि अ हो जा रहा है, जो कि गुण संधिका में है ही नहीं। प्रऊढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ावस्था आपने सुना होगा। एक तो प्रौढ़ में ही संधि है, प्र, और ऊढ़, ऊढ़ में बड़ा ऊ है। ठीक। मुखरित, मुखार्त। दशऋण, दशारण। तो ये सभी अपवाद हैं, और लेकिन ये सभी किसमें है? गुण संधि में ही। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं। ठीक है, जैसे नर इंद्र, नरेंद्र। उप इंद्र, उपेंद्र। स्व इच्छा, स्वेच्छा। जैसे
अभी आप पीजीटी 2022 के एग्जाम के प्रश्न पत्र को देखे होंगे तो वहां पर स्वच्छ का पूछा था। हमें लगता है कि स्वेच्छा पूछना चाह रहा था, लेकिन वहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, स्व इच्छा स्वेच्छा, सुर इंद्र सुरेंद्र, शुभ इंद्र शुभेंद्र, पूर्ण इंद्र पूर्णेंद्र। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपके पास कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक होगी तो थोड़ा सा यहाँ पर वहां पर त्रुटि हुई है। ठीक है, शुभ इंद्र को उन्होंने शुभेंदु लिख दिया है, पूर्ण इंद्र को पूर्णेंदु लिख दिया है। ठीक है, लेकिन जो संधि होनी चाहिए यहाँ पर हमने उसको करेक्ट किया हुआ है। पहली बार बड़ी किताब में हमने करेक्ट किया और ये भी लगा कि चाहे छोटी किताब हो चाहे बड़ी किताब हो, थोड़ी मोड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो यहां पर देखिए आप, शुभ इंद्र शुभेंद्र, पूर्ण इंद्र पूर्णेंद्र हो गया। अगर मान ली इंद्र के जगह पर अगर इंदु भी होता तो भी यहां पर संधि होती। ठीक है, तो शुभेंदु हो जाता। ठीक, शुभेंदु कई लोगों का नाम रहता है, आप जानते हैं, चर्चित नाम है ये। अगर तो हो जाता है यहां पर पूर्णेंदु। और इसी तरीके से भारतेंदु भी, भारतेंदु में भी आप देख रहे हैं कि गुण संधि। परम ईश्वर परमेश्वर, सर्व ईश्वर सर्वेश्वर, गण ईश गणेश, गणेश में कम से कम संधि ध्यान रखिए। दिन धन ईश दिनेश। ठीक है, महा इंद्र महेंद्र, यथा इष्ट यथेष्ट। यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा, यहां पर फोकस करना पड़ेगा कि इष्ट में छोटी ई है, यथा यथा इष्ट यथेष्ट। रमा ईश रमेश, राका ईश राकेश। ये भी खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार राक ईश ऐसे कर देता है। ठीक है, कई बार छोटी ईश कर देता है, कई बार राक ईश कर देता है, ऐसे करके। लेकिन राका वाला जो है वो सही है, राका ईश राकेश, महा ईश महेश, परोपकार पर उपकार, नर उत्तम नरोत्तम, नील उत्पल, उत्पल ध्यान देना कि छोटा ऊ से नीलोत्पल, सूर्य उदय सूर्योदय, वेद उक्त वेदोक्त, देश उपकार देशोपकार, जल उर्मी जलोर्मी, समुद्र उर्मी समुदोर्मी, उच्च ऊर्ध्व उच्चोर्ध्व। ठीक है, आप शब्दों को देख रहे होंगे कि ऊर्ध्व में कौन सा ऊ लगा हुआ है। ठीक, महाउद्यम महोद्यम, महाउपकार महोपकार, महाउपदेशक महोपदेशक, विद्या उन्नति विद्योन्नति, महाउदय महोदय महोदय, कई बार शब्द हम प्रयोग करते हैं। महाउत्सव महोत्सव, गंगा उदक गंगोदक। तो यहां पर उदक में आपको फोकस करना है कि क्या है, उन्नति में भी फोकस करना है, क्योंकि जो पहले से ध्यान दिया होगा उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में हम जाते हैं तो विकल्पों को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है। उम्मीद है कि अब वो सभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि आपने खुद बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। महाउर्मी महोर्मी, कम से कम उर्मी शब्द तो आप जान गए होंगे कि कैसे लिखा जा रहा है। महा ऊर्जा महोर्जा, गंगा उर्मी गंगोर्मी, महाऊर्ध्व महोर्ध्व, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, राज ऋषि राजर्षि, सप्त ऋषि सप्तर्षि। ठीक है, महर्षि महर्षि, महाऋण महर्ण। ये थोड़ा सा अपवाद वाला है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ये सभी गुण संधि के उदाहरण रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाहर कोई संधि विच्छेद या जो शब्द है नहीं आना चाहिए, इसी में से आएगा। और चूंकि ये फार्मूला पर आधारित है तो आप टेक्निकल चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई भी शब्द आए आप उसकी संधि विच्छेद कर लेंगे, या फिर उसमें जो संधि के बाद शब्द निर्मित होगा उसको भी खोज लेंगे। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि के ऊपर। इसकी भी खास विशेषता ये है कि इसमें अ, ठीक है, औ, ये दो इसके मुख्य हैं। ठीक, तो बताया गया कि आकार अथवा आकार के आगे ए अथवा आए तो दोनों मिलकर आय हो जाते हैं, और ओ अथवा औ रहे तो दोनों मिलकर
अव हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं वृद्धि संधि। और इसमें जो विकार भी उत्पन्न होता है, यानी जब परिवर्तन होता है, तो वो वृद्धि संधि कहलाती है। हाँ, इससे खूब एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये संधि है। कई बार तो संधि विच्छेद के आधार पर पूछे जाते हैं, कई बार शब्द पूछे जाते हैं, जैसे एक एक, एक मत ऐक्य, मतैक्य। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से मैं एक बार कहूंगा कि आप खूब तैयारी करके गए, सैकड़ों प्रैक्टिस सेट लगाए और अच्छे नंबर भी इसमें पाए, अंडर 5 में रहे, कभी कभी टॉप भी कर जाते थे, ठीक है। लेकिन एग्जाम तो एग्जाम होता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की पसीना छुड़ा देता है एग्जाम। तो आपको ध्यान रखना है, ऐक्य एग्जाम में जाएंगे तो मत ऐक्य ऐसे भी लिखा रहेगा, आपको ध्यान देना है कि मत ऐक्य, मतैक्य, इसमें ऐ लगा हुआ है, यही फोकस करना है आपको। सदा एव, सदैव। महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। जल ओघ, जलौघ। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में आप जाएंगे तो यहाँ पर औघ भी दिया जा सकता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए वहां पर, क्योंकि एग्जाम में आप जाएंगे तो वृद्धि संधि को ही नहीं ध्यान देंगे, जितनी भी संधियां हैं सबके उदाहरण आपके दिमाग में एकदम से घूमते रहेंगे, उसी में से आपको निकालना है कि भाई इसका सही क्या है। और बाकी कठिन क्वेश्चन आपको ललकार रहे हैं कि मुझे हल करके दिखाओ, क्योंकि अभी हम संधि पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि इजी लगे, लेकिन जब समूह में क्वेश्चन आएंगे तो फिर हो सकता है कि आपका दिमाग जो काम करना चाहिए वो ज्यादा न करे, आप घबरा कर वहां गलती करें। इसीलिए तो आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं कि अपने पूर्व गलतियों को कैसे सुधारना है। ऐसा नहीं है कि संधि में पहली बार पढ़ा रहा हूं, ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन हर बार का वीडियो लेक्चर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से होता है, अपने आप में नया होता है, और पढ़ाते हुए खुद हम कुछ नया सीखते हैं और लगता है कि अपने विद्यार्थियों को बताना चाहिए। उम्मीद है कि ये प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा। अक्सर पढ़ाई में मजा नहीं आता है, पढ़ाई हम मजबूरी में भी करते हैं, लेकिन आपको अच्छा लग रहा होगा ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। महाओज, महोज। परम औषध, परमौषध। महा औदार्य, महोदार्य। ठीक है, तो इन टेक्निकल पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कहां पर ऐ है, कहां पर ओ है। कुछ अपवाद भी, अपवाद तो बहुत खतरनाक होते हैं, हर जगह अपवाद है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करने वाले विद्यार्थी भी अपवाद स्वरूप हैं। दो तीन तरीके के विद्यार्थियों से मुझे बहुत दुख पहुंचता है कि क्या ये वीडियो लेक्चर मेरे लायक है, या फिर आप रेगुलर नहीं है, या फिर आप इस चीज की तैयारी नहीं करा रहे हैं, ये, या फिर पीडीएफ कब मिलेगी। तो आप अंगुली पकड़कर चलिए, ये यूट्यूब केवल माध्यम है आप सभी से जुड़ने का, क्योंकि हम आपसे नहीं मिल सकते, तो इसी माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। हमने जो अपने जीवन में अर्न किया है, जो कमाया है, जो सीखा है, जो लर्न किया है, वही अपने विद्यार्थियों को हम बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जज्बा है, जुनून है, और ये आप ही लोगों की वजह से बनता है। और आप लोग अगर सकारात्मक चीजों को प्रमोट करेंगे तो चीजें और तेजी से धारदार होके आगे बढ़ेंगी। अगर इधर उधर की बात करेंगे तो फिर थोड़ा सा वो होता है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या अपवाद स्वरूप ही है, जैसे अपवादों की संख्या कम है, वैसे ही ऐसे विद्यार्थियों की संख्या भी कम ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस खोल लीजिए और उसे मिलाकर पढ़िए। यहाँ पर जो भी चीजें बतलाई जा रही हैं वो कोई फालतू चीजें नहीं, ना हमने अपनी लाइफ में कोई फालतू काम किया है और ना अपने विद्यार्थियों को हम कोई फालतू चीज बताना चाहते हैं। बहुत ही सच्चे दिल से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप आंखों को भी देख सकते हैं अगर वो दृष्टि आपके अंदर होगी तो। चलिए, हम बात कर रहे थे अपवाद के ऊपर, यानी कि अ या आ के आगे ओष्ठ शब्द आवे तो विकल्प से ओ अथवा अ होता है। तो यहाँ पर जैसे बिंब शब्द है और इसके बाद एक पूरा ग्रुप ही ओष्ठ का आ गया, तो यहाँ पर अ और ओष्ठ अगर हो गया तो ये और कुछ नहीं हो रहा है, ओ हो जा रहा है यहाँ पर, जिसे बिंबोष्ठ, अधर ओष्ठ, अधरोष्ठ, या फिर अधरोष्ठ, इस तरीके के यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, अपवादों को तो बिल्कुल अपनी कॉपी पर नोट करके रखना है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं वृद्धि संधि के, कुछ आपको रिपीट भी मिलेंगे, जैसे एकैक, अद्य धन एव, अद्यैव, मतैक्य,
देव ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आपको ध्यान देना है, ऐश्वर्य ऐ लगा हुआ है, देव ऐश्वर्य। सदा एव, सदैव। महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। जल ओघ, जलौघ। वन औषधि, यहां पर ध्यान देना है, एग्जाम में औ भी आ सकता है, औषधि हम लोग बहुत पढ़ते हैं, वन औषधि, तो औषधि यहां पर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान देना है। परम औषध, परम औषध। देव औदार्य, देवोदार्य। महा औषधि, महौषधि। आप देख रहे हैं कि यहां पर औषधि दिया हुआ है, यहां पर औषधि दिया हुआ है, ये भी अंतरों को देखना है। महाओज, महोज। महा औदार्य, ठीक है, बल्कि औदार्य, महोदार्य। महा औषध, महौषध, दो बार आगे लग रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो उदाहरण थे, खास तौर से पूरे उदाहरण को आप जरूर अपने दिमाग में रखिए, ठीक। और चूंकि इन दोनों शब्दों को लेकर मेरे मन में भी आ रहा था कि दोनों में क्यों यहाँ पर अंतर हो रहा है, एक जगह औषधि दिया हुआ है, एक जगह औषधि दिया हुआ है, ठीक। चूंकि मूल किताबें हैं तो हमने ज्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं किया, आप इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक। यण संधि, अब यण संधि आप जानते हैं कि इसमें य, व, र, ये तीन जो परिवर्तन दिखलाई देते हैं, विकार दिखलाई देते हैं, इसके मुख्य लक्षण है। बताया गया कि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आए और उसके बाद कोई विजातीय स्वर आए, मतलब भिन्न स्वर आए, तो ई के बदले य, उ के बदले व और री के बदले र हो जाता है। तो ई को एड़ची आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर सामान्य रूप में य, व, र को आपको समझना है, ठीक। तो हम लक्षण तो समझ गए, संधि विच्छेद देखते हैं। यदि, अपि, यद्यपि, इति, आदि, इत्यादि, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इत्यादि। प्रति उपकार, प्रत्युपकार। नी, ऊन, न्यून, ये देखिए ज्यादा ध्यान देना है कि इसमें छोटा ऊ नहीं है बल्कि बड़ा ऊ है। प्रति एक, प्रत्येक। नदि अर्पण, नद्यर्पण। देवी, देवी आगम, दिव्यागम। सखी उचित, सख्योचित, ठीक है। इसी तरीके से नदी उर्मी, नद्योर्मी। देवी ऐश्वर्य, देवेश्वर्य। मनु अंतर, मनवंतर, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। सु आगत, स्वागत, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अनुइत, अन्वित। अब देखिए तमाम लोगों के दिमाग में आ सकता है कि इसमें छोटा ऊ भी हो सकता है, ठीक है। चूंकि कामता प्रसाद गुरु में यहाँ पर दीर्घ दिया हुआ है, तो कम से कम जो मूल किताबें हैं उनमें या तो जो त्रुटियां हो या फिर चूंकि आप, अगर मैं इसमें छोटा कर दूंगा तो फिर कामता प्रसाद गुरु के सामने चुनौती हो जाएगी, फिर दिक्कत। हम एक तरीके से आपको बता भी रहे हैं कि किस किताब में कैसे दिया हुआ है, ठीक है। अनुइत, अन्वित। अनुएषणा, अन्वेषणा, ये तो कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक में इस तरीके से दिया हुआ है। अभी हम जब हरदेव बाहरी की पुस्तक को देखेंगे तो वहां पर ह्रस्व दिया हुआ है, तो ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हरदेव बाहरी का, क्योंकि कई अनुशब्द तो हमने सुना हुआ है लेकिन अनुशब्द हमने नहीं सुना है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। पितृ अनुमति, पितृनुमति। मातृ आनंद, मात्रानंद। अब अन्य उदाहरण जैसे अति अल्प, अत्यल्प। यदि, अपि, यद्यपि। इति, आदि, इत्यादि। अति आनंद, अत्यानंद। अति उत्तम, अति उत्तम। प्रति उपकार, प्रत्युपकार। नि ऊन, न्यून। अन्य उदाहरण जो यहाँ पर हम दे रहे हैं वो हरदेव बाहरी की पुस्तक से है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। तो चूंकि कई ऐसे शब्द हैं जो दोनों शब्द किताबों में कॉमन है। अति ऊर्ध्व, अति ऊर्ध्व। अब देखिए यहां पर ऊर्ध्व में ह्रस्व दिया हुआ है, और कई जगह पर हमने देखा जब दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तो ऊर्ध्व में बढ़ा दिया था। प्रति एक, प्रत्येक। अति ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य। अति ओज, अत्योज। दधि ओदन, दध्योदन। अति औदार्य,
अत्यौदार्य, अति औचित्य, अत्यौचित्य, नदी अंबु, नद्यंबु, देवी अर्पित, देव्यर्पित, देवी आगमन, दिव्यागमन, नदी आमुख, नद्यामुख। जैसे पूछा भी जा सकता है कि नद्यामुख में कौन सी संधि है, तो ऐसा देखने से लग रहा है कि इसमें दीर्घ होगी, लेकिन क्या है, कैसे, मतलब ऐसा लगेगा, इसको देखेंगे तो लगेगा कि दीर्घ होगा, लेकिन इसमें यण है, ये भी ध्यान देना है। स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी, नदी उद्गम, नदी उद्गम। ठीक, तो ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। उदाहरणों को बारीकी से हमने रखने का प्रयास किया है। नदी उर्मी, नदी उर्मी, सखी ऐक्य, यानी ऐक्य शब्द अब जैसे मत ऐक्य देखे वैसे ही सखी ऐक्य, सख्यैक्य, वाणी औचित्य, वाणी औचित्य, सुअल्प, स्वल्प। अब मान लीजिए एग्जाम में आप जाएंगे, ऐसे भी दे सकता है, तो आपको लगेगा कि यही होगा, लेकिन क्या यहाँ पर हो रहा है, सुअल्प, स्वल्प, मनु अंतर, मनुअंतर, सुआगत, स्वागत, लघु आदि, लघु आदि, अनुईक्षण। ये देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दीर्घ, इक्षण में अनुवीक्षण, ये शब्द बना हुआ इंपॉर्टेंट है, ये खूब एग्जाम में आता है। अनुएषण, जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा था, अन्वेषण, यहाँ पर हरदेव बारे में अनु में छोटा उ दिया हुआ है। एषण, एषण में आपको ध्यान देना कि ए है न कि ऐ है, ये भी आपको फोकस करना है। अल्प ऐश्वर्य, अल्प ऐश्वर्य, लघु औष्ठ, लघौष्ठ। ठीक है, गुरु औदार्य, गुरु औदार्य, वधु आगमन, वधुआगमन, वधु ऐश्वर्य, वधु ऐश्वर्य, पितृ अनुमति, पितृनुमति, मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृइच्छा, पितृइच्छा, मातृ उपदेश, मातृ उपदेश। ये सभी यण संधि के यहाँ पर उदाहरण थे। ठीक है, तो लक्षण के साथ साथ मेन आप शब्दों और उसमें जो विच्छेद है उसको जरूर ध्यान रखें, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अयादि संधि के ऊपर। अयादि में भी है कि अय, अव, आव इत्यादि हो जाता है, ये इसका लक्षण है। कब, जब ए, ऐ, ओ या अ के बाद भिन्न स्वर हो तो उनके स्थान पर अय, आय, अव, आव हो जाता है। ठीक, तो ये ही इसको ध्यान रखना है, ये अयादि संधि। बचपन के दिनों में पूरा फॉर्मूला के साथ भी याद कराया जाता था इसको, लेकिन अभी चूंकि परीक्षार्थी तमाम उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तो चीजें बचपन की कई बार भूल भी जाती हैं। नए सिरे से कुछ विद्यार्थी तो संधि जब तैयारी करने जाते हैं तब पढ़ते होंगे। ठीक है, तो अब अयादि में कुछ शब्द हैं जिनको आपको फोकस करना है। नयन, गायन, गवीश, नाविक, नायक। ठीक है, पवन, पावक, गायक, ये सभी अयादि संधि के शब्द हैं। और इनका विच्छेद कैसे हो रहा है, ने अन, नयन, गए अन, गायन, गो ईश, गवीश, नव इक, नाविक। ठीक है, नए अक, नायक। ठीक, पो अन, पवन। ठीक है, इसी तरीके से है। तो ये अयादि संधि के शब्द हैं, इनको फोकस करना है आपको। आगे भी इसी में कुछ है कि ए या ओ के बाद अ आवे तो अ का लोप हो जाता है। ठीक है, और इसके स्थान पर एक खास जो चिन्ह होता है संस्कृत में उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ते अपि, तेपि, तो अनुमान, सो अनुमान, इस तरीके से लिखा जाता है। यो असि, योसी। लिखा गया कि हिंदी में इस संधि का प्रचार नहीं है, ये संस्कृत के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना आप ध्यान रखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप पूरा जो स्वर संधि है उदाहरण सहित आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के ऊपर। व्यंजन संधि में जैसा कि आप जान रहे हैं कि व्यंजन व्यंजन में भी हो सकता है, स्वर स्वर में भी हो सकता है, व्यंजन और स्वर का भी हो सकता है यहाँ पर मेल। तो कुछ लक्षण बतलाए गए कि क, च, ट, प के आगे अनुनासिक को छोड़कर कोई घोष वर्ण आए। अब आपके दिमाग में घोष वर्ण आना चाहिए। ठीक है, अब इसी बहाने आपका भाषा विज्ञान भी थोड़ा सा चेक हो जाएगा। ठीक, तो अघोष 12 और सघोष 345। ठीक है, महाप्राण, अल्प प्राण, ये सब भी आप जरूर ध्यान में रखे होंगे
अल्प प्राण, ये सब ध्यान में रखे होंगे, नहीं रखे होंगे तो रख सकते हैं, कई बार हमने बतलाया हुआ है। तो कहा गया कि क च ट प के आगे अनुनासिक को छोड़कर कोई घोष वर्ण आए तो उसके स्थान में क्रम से वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, इन वर्गों का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिग्गज, तो दिग्गज, क के बाद ये, अब आप देखेंगे कि ये घोष वर्ण है, ग क्या है, घोष है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भाषा विज्ञान तो आप कैच कर लेंगे कि क का तीसरे नंबर पे, तो ये दिग्गज हो गया। वाक ईश, वागीश, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तट रिपु, तडरिपु, तट आनंद, सडानंद, अप ज, अब्ज, अच अंत, अजंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कब तीसरा अक्षर हो जाता है आपने देख लिया, लेकिन आप शब्दों को देखिए, शब्द कैसे यहाँ पर विच्छेद हो रहा है, इसको आप फोकस करेंगे तो कई बार आप एग्जाम हॉल में शब्दों को जाकर पहचानते हैं, इस पर भी हमारा फोकस है कि आप शब्दों को पहचाने की कैसे किसमें वो है, नहीं तो एग्जाम में आप जाएंगे जैसे वो यहाँ पर वाग ईश भी हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसको लगा कर आ जाएंगे, लेकिन वाक ईश है। ठीक है, इस तरीके से भी देखना है। और बताया गया कि किसी वर्ण के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अनुनासिक मतलब जिसको हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे वाक्मय, वांग्मय, जैसे आप पढ़ेंगे तो संस्कृत वांग्मय, संस्कृत साहित्य वांग्मय, तटमास, क्षणमास, अपमय, अमय, जगतनाथ, जगन्नाथ। ठीक है, इसको आप समझ लिए होंगे। इसके बाद है त के आगे कोई स्वर ग, घ, ध, ध, ब, भ या य, र, व रहे, त के जगह पर द हो जाता है। ये टर्निंग पॉइंट है कि त के जगह पर द कब होता है, जब ये कहा गया कि आगे कोई स्वर हो त के आगे, या फिर ये सभी वर्ण हो, ये सभी वर्ण होंगे तो त के स्थान पर द हो जाएगा। जैसे सत आनंद, स्वर है तो सदानंद हो गया। जगत ईश, जगदीश। उद्गम, ग आ गया यहाँ पर, उद्गम। सत धर्म, सद्धर्म यहाँ पर है। इसी तरीके से सदगति। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद आप देखेंगे कि त या द के आगे च या छ हो तो त व द के स्थान पर च होता है। ज झ हो तो झ ज, ट व ठ हो तो ट, ड व ढ हो तो यह, और ल हो तो ल हो जाता है। अब जैसे यहां पर उदाहरण दिया गया, उच्चारण, 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 उच्चारण हो गया। शरत चंद्र, शरत चंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहा है। महत छत्र, महत, यहां पर देखिए आधा च हो गया, महत छत्र। सतजन, सज्जन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहा है। विपद, विशद जाल, तो विशद जाल यहां पर हो गया। ठीक, तत्लीन, तल्लीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम याद भी कर लेते हैं कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है और इसमें विच्छेद कैसा हो सकता है। आगे बताया गया कि त या द के आगे श हो तो त या द के बदले च और श के बदले छ होता है, और त या द के आगे ह हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान में ध हो जाता है। जैसे यहां पर बताया गया सत शास्त्र, शास्त्र, इसको बोलने में भी प्रयास करना पड़ रहा है। सत शास्त्र, तो जो परिवर्तन हो रहा है। शास्त्र, उत्हार, उद्धार, ये तो आराम से बोल सकता है कोई। ठीक, तो देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। कई बार इन शब्दों में पूछ दिया जाता है कि कौन सी संधि है, ये सब नहीं पूछा जाता है कि त के बाद द आया कि च आया, क्या हुआ, ये सब नहीं पूछा जाता है। कई बार ये शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो ये भी आप फोकस कीजिए कि व्यंजन संधि है। छ के पूर्व स्वर हो तो छ के बदले च हो जाता है। जैसे आच्छादन, आच्छादन।
जैसे यहाँ पर छ के पूर्व क्या आ गया, स्वर आ गया, तो आच्छादन हो गया। परिच्छेद, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता रहा एग्जाम में, परिच्छेद, ठीक, क्योंकि छ के पहले क्या हो गया, यहाँ पर छोटी ई हो गई। आगे बताया गया कि म के आगे स्पर्श वर्ण हो तो म के बदले विकल्प के अनुसार अनुस्वार हो जाता है, उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आता है। अब आपके दिमाग में स्पर्श वर्ण आना चाहिए, स्पर्श वर्ण आना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि क्या है। इनकी संख्या 25 होती है, ये सभी भाषा विज्ञान में आपने पढ़ा भी होगा और हमने भी बतलाया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर आ गया संकल्प, संकल्प, किंचित, किंचित, समतोष, संतोष, संपूर्ण, संपूर्ण, ये सभी शब्दों का प्रयोग हम सभी प्राय अपने जीवन में करते रहे, तो इन संधि विच्छेदों को जरूर ध्यान में रखिए। जैसे समकृत, जैसे संस्कृत शब्द ही है तो उसको भी इसी तरीके से इसमें संधि विच्छेद है, ठीक। आगे बताया गया कि म के आगे अंतस्थ या ऊष्म वर्ण हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अब आपके दिमाग में अंतस्थ आना चाहिए, ठीक है, अंतस्थ आएगा तभी आप बता पाएंगे कि भाई ये क्या है, ठीक है, और ऊष्म भी आना चाहिए। तो इसके बहाने आप देख रहे हैं कि आपका भाषा विज्ञान भी रिवाइज हो जा रहा है, ठीक, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, हर एंगल से पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ आपका रिवाइज होगा, ठीक है। तो किमवा, किवा, समहार, संहार, समयोग, संयोग, समवाद, संवाद, ये देखिए सब इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमने पीला कलर किया हुआ है इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद को तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और अपवाद क्या है, समराज, तो सम्राज, इसी को हम सम्राट भी बोलते हैं, ये अपवाद में आ गया है, इसको नोट करना आपको। आगे है कि री, र या श के आगे न हो और इसके बीच में चाहे स्वर, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार, य व ह आवे तो न का अड़ हो जाता है। यहाँ पर न का अड़ कब होता है, ये सारे कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे भर अन, भरण, भरण पोषण जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। जैसे भूष अन, भूषण, महाकवि भूषण। प्रमाण, प्रमाण, राम आयन, रामायण, इसको तो पूरा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तृष्णा, तृष्णा, री न, ऋण, ये सभी टर्निंग यहाँ पर पॉइंट्स हो रहे हैं, शब्दों को आप पहचान जाइए, ध्यान दे लीजिए कि न का अड़ कब होता है, जब री आए, र वा स आए और इसके बाद कोई स्वर हो, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार, य व ह, तो फिर न का अड़ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है यदि किसी शब्द के आद्य स यानी जो प्रारंभिक स है के पूर्व अ, आ को छोड़कर कोई स्वर आवे तो स के स्थान पर स हो जाता है। यही सब तो टर्निंग पॉइंट है, कहाँ त का द होता है, कहाँ स का श हो जा रहा है, कहाँ न का ड़ हो जा रहा है, यही सब ध्यान देना है। अभिषेक, अभिषेक, अब जैसे ये स आ गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मूर्धन्य श में हो गया। निषिद्ध, निषिद्ध, विषम, विषम, अब देखिए ये शब्द बना हुआ है विषम, कैसे बना हुआ है, इस स के पहले स्वर आ गए यहाँ पर, तो विषम ये हो गया। सुषुप्ति, जैसे सुषुप्ति, सुषुप्ति हो गया, इंपॉर्टेंट है सब, ज्यादा उदाहरण नहीं है, इसलिए जितने हैं उनको आप अपने दिमाग में रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम तक दिमाग में रखना होता है, इसके बाद कौन भला पूछने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस संस्कृत धातु में पहले स हो और उसके पश्चात री या र, उससे बने हुए शब्द का स पूर्वोक्त वर्णों के पीछे आने पर स नहीं होता है। कुछ कंडीशन भी है कि हर में दंत स का मूर्धन्य स नहीं होता है, जैसे यहाँ पर विस्मरण, विस्मरण हो गया, है इसके पहले स्वर, लेकिन ये क्या है, ये खुद मतलब यहाँ पर बताया गया कि जिस संस्कृत धातु में पहले स हो और उसके पश्चात री या र, उससे बने हुए शब्द का स पूर्वोक्त वर्णों के पीछे आने पर स नहीं होता, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे विस्मरण, विस्मरण, अनुसरण, अनुसरण, विसर्ज, विसर्ग, ये सभी शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को आप ध्यान रखिए। यौगिक शब्दों में यदि प्रथम शब्द के अंत में न हो तो उसका लोप हो जाता है। अब यौगिक शब्द क्या है? मतलब दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है यौगिक हो गया यहाँ पर। तो अगर अंत में न होगा तो न का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है वहीं पे। जैसे राजन, आज्ञा, राजाज्ञा, हस्तिन, दंत, हस्तिदंत, प्राणिन, मात्र, प्राणी मात्र, धनिन, त्व, धनित्व। तो ये सभी जैसे दो शब्द है, राज और आज्ञा, प्राणी और मात्र, ठीक है, हस्ती और दंत, तो यहां पर न का लोप हो गया। इसके बाद बताया जा रहा है अहन शब्द, ये आगे कोई भी वर्ण आवे तो अंत्य न के बदले र हो जाता है, लेकिन रात्र शब्द के आने से न का उ होता है और संधि के नियमानुसार ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है। न का एक अ है और इसका उ हो गया, तो क्या हो गया? यहाँ पर ओ हो गया। तो अहन शब्द और रात्र शब्द को दोनों को ध्यान देना है। अब जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया, अहन गण, तो र हो गया, यहाँ पर न का र हो गया। अहर गण, अहन मुख, अहर मुख, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अहन रात्र हो गया तो अहो रात्र हो गया। तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। अहन रूप, अहो रूप हो गया। ठीक, अन्य उदाहरण भी हैं। अन्य उदाहरण अगर इसके हम देखें तो जैसे वाक, ईश, वागीश, जगदम्बा, दिग्दर्शन, जगदीश, ऋग्वेद, उद्वेग, उद्वेग दिया है, उद्वेग, अच अंत, अजंत, जगत गुरु। यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। तड़ दर्शन, जगदाधार। अब ऐसे लग रहा है कि इसमें दीर्घ संधि होगी, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि व्यंजन संधि है। जगत आधार, जगदाधार, उद्घाटन। आपको देखना है कि कहां उत शब्द लगा हुआ, उद्घाटन। अप, अज, अब्ज, अब्ज का जो अर्थ होता है वो कमल होता है, ये भी ध्यान रखिए। सतधर्म, सद्धर्म, भगवत भजन, भगवत भजन, जगन्नाथ, सन्मार्ग, सतमार्ग, वाक्मय, वांग्मय, महतनाश, महदनाश, तटमास, सणमास, दिग्नाग, दिंगनाग, उत्मत, उन्मत। ठीक है, कई जगहों पर आप देखेंगे उन्मन शब्द भी लिखा रहता है। हमने एक वीडियो में होमवर्क के तौर पर पूछा था और 3-4 बच्चों ने उसका आंसर दिया था। उत्मत, उत्मत, उन्मत, चित्तमय, चिन्मय, वाकहरी, वाग्हरी, उत्हार, उद्धार, तत्हित, तद्धित, जगत हित, जगद्धित, विबत जाल, विबज्जाल, उत्ज्वल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में। उत्जल, उज्ज्वल। यहां पर आप देख रहे हैं उत्जल, उज्ज्वल, यहां पर शब्द बन रहा है ये। ठीक है, यहां पर कुछ संधि में इसके लग रहा है कि गड़बड़ है। ठीक, उत, उज्ज्वल, उज्ज्वल को शुद्ध शब्दों में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जगत जननी, जगत जननी, उत्लंघन, उल्लंघन, शरत लीला, सरल लीला, उत्लास, उल्लास, सतजन, सज्जन, उत्लेख, उल्लेख, तल्लीन, उत्साह, तत्कार, क्षुप्ति, क्षुप्तिपाशा। ठीक है, तत्पर, उच्चारण, करचंद, तच्चरित, सच्चिदानंद। ये खूब पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी संधि विच्छेद है इसमें, इधर उधर करके आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तट्टिका, उच्छिष्ट, तच्छासन, सत्र शासन को सच्छासन, तच्छास्त्र, तरक्षसी, उच्छ्वास। यहां पर आप देखिए उच्छ्वास,
स्वच्छंद, यहां पर ध्यान देना है, सु नहीं है बल्कि स्व लगा हुआ है, स्वच्छंद। छत्र छाया, तरुक छाया, आच्छादन, परिच्छेद, संकलन, संपूर्ण, संचय, यहां पर देख रहे हैं आप संचय, संतोष, दोनों तरीके से लिखा जाता है इसलिए दोनों शब्दों को यहां पर दिया गया है खासतौर से। निषेध, निषेध, अभिषेक, अनुषंगी, ठीक है, अनुषंगी यहां पर। सुषुप्त, बल्कि ये यहां पर संगी इस तरीके से होना चाहिए, सुषुप्त, हाँ ठीक है, सुषुप्त। विषम, तदर्थ, अनाचार, निरुद्धम, समीक्षा। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर देखने में तो लग रहा है कि समीक्षा होना चाहिए, लेकिन समीक्षा में देखिए यहां पर इसका शब्द ऐसे बना हुआ है, मारतंड, परोक्ष, पर अक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है, ठीक है। अन्य, अन्य, अन्यान्य, अन्यान्य होना चाहिए यहां पर। भाकर, भास्कर, स्वइर, स्वैर, इसी तरीके से स्वैरम करके पीजीटी में पूछा गया था या किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो यही शब्द है। प्रऊण, प्रौढ़, उत्थान, उत्स्थान, संकृति, संस्कृति, अक्षउहिणी, अक्षौणी, जिसको अपवाद में हमने बतलाया था। कुल अटा, उल्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सार अंग, सारंग, लंब ओष्ठ, लंबोष्ठ, नमःकार, नमस्कार, वाचः, यहां पर प्लस कर देते हैं, वाचस्पति, वाचस्पति। ये सभी शब्द जो हैं व्यंजन संधि के शब्द थे, ठीक है। तो इसमें से अगर शब्द आते हैं तो बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि आपने ध्यान भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली जो संधि है, विसर्ग संधि। इसमें भी कई लक्षण दिए गए हैं। बताया कि यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, ट या ठ हो तो श हो जाता है, त या थ हो तो स हो जाता है। यानी यहाँ पर जो तीनों श की बात की गई है वो किस किस कंडीशन में होते हैं उनकी पूरी चर्चा यहाँ पर की गई है। जैसे दिया गया, निचल, निश्चल, धनु टंकार, धनुष टंकार, निच्छिद्र, निश्चिद्र, मनस्ताप, मनस्ताप, ठीक। तो यहां पर आपने श देखा, यहां पर श देखा, यहां पर स देखा। इसके बाद बताया गया कि विसर्ग के बाद श, श या स आवे तो विसर्ग का जैसा का तैसा बना रहता है, उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता है। जैसे दुशासन, दुशासन, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। निसंदेह, निसंदेह, और कई जगह पर अगर इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। अगला है, विसर्ग के आगे क, ख या प, फ आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता। विसर्ग के आगे अगर ये सब आते हैं तो कोई अंतर नहीं होता। जैसे रजह कण, रजह कण, ठीक है। पयः पान, पयः पान, यहां पर हिंदी में पय पान बोलते हैं। आगे बताया गया कि यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तो क, ख या प, फ के पहले विसर्ग के बदले श का प्रयोग होता है। जैसे नि कपट तो निष्कपट हो गया यहां पर। दुष्कर्म, दुष्कर्म इंपॉर्टेंट है। निफल, निष्फल, दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति। तो ये सब शब्द कैसे बन रहे हैं, उनमें विच्छेद कैसे हो रहा है, इसको पूरा आपको ध्यान देना है। अपवाद भी दिया है, अपवाद दिया है कि जैसे दुख, दुष्ख नहीं हुआ, दुख हो गया यहां पर, दुख। निपक्ष, निष्पक्ष, ठीक है। तो ये सब अपवाद में भी है, इनको ध्यान देना है। और बताया गया कि कुछ शब्दों में विसर्ग के बदले स आता है। जैसे नमःकार, नमस्कार, पुरःकार, पुरस्कार, भाकर, भास्कर, भापति,
भास्पति, तो ये भी है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे घोष व्यंजन हो, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, घोष व्यंजन हो तो अ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। जैसे अधः गति, अधोगति, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मनः योग, मनोयोग, ये भी पूछा जाता है। तेज राशि, तेजो राशि। वय वृद्ध, वयोवृद्ध, इंपॉर्टेंट है, सब शब्द हैं और कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे विसर्ग का ओ हो जा रहा है, उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर अगर विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे घोष व्यंजन हो, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो, तो ओ हो जाता है। इसके बाद है यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे भी अ हो। ये अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पर, बताया गया कि ये अगर इस तरीके से शब्द लिखा जा रहा है मनोकामना वनवास, तो ये क्या है, गलत है, वनवास, ठीक है, और मनः कामना। आगे बताया गया कि यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे भी अ हो तो ओ के पश्चात दूसरे अ का लोप हो जाता है, उसके बदले एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथम अध्याय, प्रथमो अध्याय। मन अनुसार, मनोनुसार, ये शब्द है। आगे बताया गया कि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो आगे कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब उम्मीद है कि घोष वर्ण आपके दिमाग में बैठ गया होगा। जैसे यहां पर बताया गया नि आशा, निराशा। दुरुपयोग, दुरुपयोग। नि गुण, निर्गुण, र हो जा रहा है, आप देख रहे हैं। बहिमुख, बहिर्मुख। तो जब विसर्ग के बाद आ हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि र हो गया निराशा, फिर र हो गया दुरुपयोग, यहां पर भी र हो गया निर्गुण और बहिर्मुख। यदि र के आगे र हो तो र का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का हरस स्वर दीर्घ कर दिया जाता है। ये सब नियम बनाए गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नियमों को तो ध्यान में रखिए, लेकिन शब्दों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या पढ़ा हुआ था, इसमें क्या है। जैसे पुनर्रचना, पुनर्रचना एक होगा, लेकिन हिंदी में इसको हम बोलते हैं पुनर्रचना, ठीक है। आगे बताया गया कि यदि अकार के आगे विसर्ग हो और उसके आगे अ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पास आए हुए स्वरों की फिर संधि नहीं होती। जैसे अतः एव, अतएव, इसका लोप हो गया और जुड़ गया, लेकिन अतएव। अंत्य स के बदले विसर्ग हो जाता है, इसलिए विसर्ग संबंधी पूर्वोक्त नियम स के विषय में भी लगता है, जो ऊपर दिया गया है। जैसे यहां पर अधस गति, अधः गति, अधोगति। निस्गण, निगुण, निर्गुण, ऊपर बताया गया था, उसको थोड़ा दूसरे हिसाब से यहां पर देखने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इन सबको विसर्ग के रूप में रखा जा रहा है, ठीक, और शब्द वही बन रहा है जो बनना चाहिए। तेज, तेजस पुंज, तेज पुंज, तेजो पुंज। यश दा, यश दा, यशोदा। तो ये मेन वाला है, इसको ध्यान रखना है। चूंकि कामता प्रसाद गुरु ने थोड़ा सा इसको अन्य नजरिए से भी देखने का प्रयास किया हुआ है। अंत्य र के बदले भी विसर्ग होता है। यदि र के आगे अघोष वर्ण, देखिए अभी तक घोष वर्ण की बात की जा रही थी, यहाँ पर अघोष वर्ण आ गया, आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता, उनके आगे घोष वर्ण आवे तो र का ज्यों का त्यों रहता है। तो र जो है वो ज्यों का त्यों रहता है, अंतर नहीं होता है। जैसे प्रातः काल, प्रातः काल। अंतरकरण, अंतःकरण, ये सब हो रहेंगे हलन। अंतःपुर, अंतरपुर, अंतःपुर। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, ये सब दिया गया। अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। प्रथमोध्याय कोपी, मनोविलासा, मनोनुकूल, तमोगुण, अधोगति, दिव्य ज्योति, यशोदा, ठीक है। मनोनयन, मनोनयन कई बार किया जाता है जब मनोनीत किया जाता है, तो देखिए मन नयन, मनोनयन। यशोधन, तपोभूमि, तपोबल, मनोरथ, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में खूब, मनोरथ। तपोमय, वयोवृद्ध, अधोलोक, मनोहर, मनहर,
पुनः अपि, पुनरपि, अंत अग्नि, अंतरग्नि, पुनर्जन, ये भी ध्यान रखिए, पुनः जन, ये भी पूछा जाता है। अंतर्धान, अंतर्धान इंपॉर्टेंट है ये। सद्य आलस्य, ठीक है, सद्य आलस्य। तप उत्तम, तप उत्तम, अंतर नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप। अतएव, अतएव, ये थोड़ा सा अलग ढंग के यहाँ पर है, इनको ध्यान देना है। अधपतन, अधोपतन नहीं हुआ, अधपतन। प्रातः काल, मन कल्पित, पयपान, अंतःकरण, अंतःपुर। इसी तरीके से नमस्कार, पुरस्कार, नमस्ते, मनस्ताप, निस्तेज, निस्सहाय, दुस्तर, दुस्सह, दुसंधि, ठीक है। पुनश्चर्या, ये इंपॉर्टेंट है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी होता है, रिफ्रेशर कोर्स इत्यादि या इंडक्शन कोर्स कहते हैं उसको। पुनश्चर्या, ये ध्यान देना है। निश्चल, हरिश्चंद्र, निश्चल इंपॉर्टेंट है, निश्चल। दुष्चरित्र, प्रायश्चित इंपॉर्टेंट है। निष्कपट, बहिष्कार, आविष्कार इंपॉर्टेंट है, आविष्कार है, आविष्कार। निष्पाप, निष्फल, चतुष्कोण, दुष्कर इंपॉर्टेंट है। दुष्परिणाम, धनुष्टंकार, निष्ठुर, ठीक। निराधार, निराशा, दुरुपयोग, निरपराध। ध्यान देना है, कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, निरपराध शब्द कैसे लिखा जाता है। दुर्जन, निरीक्षण, यहां पर देखिए ईक्षण शब्द है, ई इसमें बड़ा है, निरीक्षण इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। दुर्गुण, निर्मम, निर्धन, दुर्दशा, निरुपाय। आशीर्वाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। निर्भय, दुर्बल, नीरस, नीरस, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहा है। निरोग, ठीक है। फिर अंतरशक्ति, जिसको अंतरशक्ति भी लिखा जाता है। पुनः स्मरण, नमः शिवाय, निशंक, निस्संदेह, दुशासन, दुशील। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि एक से अधिक तरीके के लिखे जाते हैं, दोनों तरीकों को यहाँ पर बताया गया है, दोनों क्या है, सही है, ठीक। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक बैठक में तीनों संधियों के लक्षणों सहित उदाहरणों पर भी हमने चर्चा की, और यहाँ पर किसी तरीके की विद्वत्ता को दिखाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों को क्या ध्यान रखना चाहिए और एग्जाम हॉल के दृष्टिकोण से हमने बताने का प्रयास किया कि वहां पर किस तरीके से कंफ्यूजन इत्यादि होते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप बाहरी दुनिया में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और अंदरूनी दुनिया में यानी एग्जाम हॉल में अगर गलत करके आएंगे तो फिर व्यक्ति को लगता है कि अपने आप को भी माफ न करें। तो गलतियां ना हो, कम से कम गलतियां हो, और उन जो गलतियां होती हैं ज्यादातर उनके तरफ हमने ध्यान ले जाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा कि हमने अंतिम समय में इन ट्रिकी चीजों को ध्यान में रखा और परीक्षा हॉल में गलती नहीं करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।